नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सिथिया। मित्रों, भारत की राजनीति में दो कहावतें हैं। पहली तो यह है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से खुलता है, जो कि 100% सही भी है। और दूसरा यह कि राजनीति की नई बयार हमेशा बिहार से बहती है। यह 100% सही तो नहीं है, लेकिन काफी हद तक सही भी है, कभी कभी सही रही है, जिसका जिक्र 3 मार्च को राहुल गांधी ने पटना में किया था, जब वह तेजस्वी यादव की रैली में बोल रहे थे। यह अलग बात है कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही जगह पर कांग्रेस की जमीन खोखली हो चुकी है। इन दोनों ही राज्यों की राजनीति जातीय समीकरणों पर निर्भर करती है, और मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद पिछड़ी जातियां बिहार में लालू यादव के पीछे खड़ी हुई और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के पीछे खड़ी हुई। लेकिन धीरे धीरे यह हुआ कि बिहार में लालू यादव की पार्टी सिर्फ यादवों की पार्टी बनकर रह गई और गैर यादव पिछड़े भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। हूबहू वही उत्तर प्रदेश में हुआ। गैर यादव पिछड़े भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने लगे और मुलायम की पार्टी सिर्फ यादवों की पार्टी बनकर रह गई, और उनके साथ मुसलमानों का समीकरण इन दोनों राज्यों में दोनों यादवों के साथ बना रहा। तो अपनी विरासत को संभालने के लिए अब जो खेल तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वे दूसरी जातियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने MY के साथ इस बार बाप भी जोड़ा है, उसका भी फार्मूला बनाया है, पिछड़े और जो भी अल्पसंख्यक वगैरह। सेम टू सेम, बल्कि तेजस्वी से काफी पहले इधर अखिलेश यादव ने भी पीडीए का फार्मूला बनाया। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो वह उन पिछड़ों को जोड़ना चाहते हैं। MY पहले सिर्फ मुस्लिम यादव था, अब वह यादव को हटा करके गैर यादव पिछड़ों को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और दलित को जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि दलित, जब से मायावती का प्रभाव खत्म हुआ है, दलित भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है, तो उसको अपने साथ कैसे जोड़ें, अपना आधार कैसे बढ़ाएं, तो उन्होंने पीडीए का फॉर्मूला बनाया, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने सिर्फ मायावती के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए एक दलित उम्मीदवार बनाया। आज हम बेसिकली उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, और जो दलित उम्मीदवार उन्होंने उतारा वे है रामजीलाल सुमन, पुराने समाजवादी हैं। बाकी दोनों उम्मीदवार अखिलेश यादव ने कायस्थ उतारे, जो कि अपर कास्ट माने जाते हैं, तो उनका पीडीए फार्मूला फेल हो गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सपा में सेंध लगाने में मदद मिली और सपा का एक उम्मीदवार हार गया। अब जैसे अखिलेश यादव की गाड़ी पीडीए की पटरी से उतरी है, उसे जयंत चौधरी ने लपक लिया है। 10 साल से वह और उनके पिता अजीत चौधरी सिर्फ अपने परिवार की राजनीति कर रहे थे। कहते हैं कि सोबत का असर होता है, यह हमारे यहां कहावत है। और एनडीए में आते ही उन्होंने परिवारवाद की राजनीति को त्याग कर अपनी पार्टी में सोशल इंजीनियरिंग शुरू कर दी है। पहले खबरें आ रही थी कि एनडीए के साथ समझौते में मिली 2 सीटों में से एक सीट पर वह खुद चुनाव लड़ेंगे और एक सीट पर अपनी फैशन डिजाइनर पत्नी चारू सिंह को मैदान में उतारेंगे। हालांकि ये खबर तो पिछले 1.5-2 साल से चल रही थी कि चारू सिंह कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, और मथुरा में लड़ाने की बात भी हो रही थी। वह पुरानी सीट है, अजीत सिंह की पुरानी सीट है। फिर खबर आई कि जो 2 सीटें मिली हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ में, उनमें से वह एक पर तो अपनी पत्नी को लड़ाएंगे और दूसरी सीट पर किसी गुज्जर को देंगे और खुद राज्यसभा में बने रहेंगे। और गुज्जर के नाम पर भी चर्चा यह थी कि बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके उनके साथ आने वाले, जो उनके साथ बातचीत चल रही थी, मलूक नागर को देंगे।
यह भी माना जा रहा था कि समझौते पे मिला उत्तर प्रदेश का एक मंत्री पद भी वह अपने 4 जाट विधायकों में से किसी एक जाट को बना देंगे, ताकि उनका जाट वोट बैंक मजबूत हो, जाट उनसे खिसके नहीं। लेकिन उन्होंने ये तीनों ही काम नहीं किए। ना तो खुद चुनाव लड़े, ना पत्नी को चुनाव लड़ाया, ना जाट को मंत्री बनाया, और ना ही मलूक नागर को टिकट दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 जातियों का समीकरण बैठता है: जाट, गुज्जर, दलित और मुस्लिम। चौधरी जयंत ने इन तीनों में से, इन चारों में से 3 को साध लिया है। परिवारवाद की राजनीति छोड़ दी, जाट राजनीति भी काफी हद तक छोड़ दी, और जयंत चौधरी ने इन चारों में से 3 को साधने का काम किया। इसलिए मैंने कहा सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने शुरू की। भाजपा के साथ होने के कारण मुस्लिम को साधना तो मुश्किल था। हालांकि अगर उनके पास 4 ऑप्शन होते तो वह मुस्लिम को साधने की कोशिश भी करते, क्योंकि कुछ सीटों पर मुस्लिम जाट का समीकरण भी बैठता है। लेकिन उन्होंने मुस्लिम को छोड़ दिया, क्योंकि भाजपा के साथ रहते हुए मुस्लिम वोट आता नहीं है। यह एक सच्चाई है। वैसे उनके पास अगर 4 ऑप्शन होते तो जरूर साधते, मैंने पहले भी कहा, लेकिन उनके पास 3 ऑप्शन थे तो उन्होंने तीनों को साधने का काम किया: जाट, गुज्जर और दलित। उत्तर प्रदेश में मंत्री उन्होंने आरएलडी के विधायक अनिल कुमार को बनवा दिया, जो कि पुरका जी से जीतकर आते हैं, और उनका दलितों में बहुत अच्छा खासा प्रभाव है, सिर्फ अपने क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और योगी मंत्रिमंडल में पश्चिम उत्तर प्रदेश से अब तक कोई दलित मंत्री था भी नहीं। तो एक बड़ा लाभ यह होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों की अच्छी खासी संख्या है, और इसी वजह से मायावती पिछली बार 10 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी, क्योंकि दलित और मुस्लिम का समीकरण बैठ गया था। तो योगी मंत्रिमंडल में पश्चिम उत्तर प्रदेश से अब दलितों का प्रतिनिधित्व हो गया है। इससे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा उम्मीदवारों को भी फायदा होगा। अपने परिवार की पारंपरिक बागपत लोकसभा सीट से उन्होंने अपनी पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता डॉक्टर राजकुमार सांगवान को उम्मीदवार बना दिया, और इससे उन्होंने अपने सारे जाट समुदाय का, जाट कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया है। इसी तरह गुर्जर समाज के अपने पुराने कार्यकर्ता, अपने विधायक, जो इस समय विधायक भी हैं, चंदन चौहान को बिजनौर से उम्मीदवार बनाकर के सबको चौंका दिया। इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, जिसे मंडल राजनीति की काट के लिए सबसे पहले 1991 में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव गोविंदाचार्य ने शुरू किया था। तब तक भाजपा अपर कास्ट की पार्टी मानी जाती थी। 1991 में मौका मिला तो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के फायर ब्रांड ओबीसी नेता कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। उसके बाद 2001 में हिंदुत्व के दूसरे फायर ब्रांड ओबीसी नेता नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके 2 साल बाद हिंदुत्व की तीसरी फायर ब्रांड नेता, ओबीसी नेता उमा भारती को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। भले ही वह सिर्फ 8 महीने ही मुख्यमंत्री रह सकी, लेकिन उनकी जगह पर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया। वे भी ओबीसी थे। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नहीं थे, वह अलग बात, लेकिन मैंने 3 उदाहरण दिए। हिंदुत्व के फायर ब्रांड लेकिन ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए गए। इस तरह भारतीय जनता पार्टी मंडल राजनीति के चलते जो ओबीसी का ध्रुवीकरण हुआ था उसे तोड़ने में सफल रही। आज अगर हम बिहार और यूपी के 70-80% यादवों को छोड़ दें, मैं 70-80% इसलिए कह रहा हूं कि 20-30% यादव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन इसके अलावा जो बाकी सारा ओबीसी है वह कमंडल में समा गया है। तो मंडल कमंडल की राजनीति अब करीब करीब खत्म है।
मंडल काफी हद तक कमंडल में समा चुका है। जयंत चौधरी ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति को आगे बढ़ाकर अखिलेश यादव और मायावती दोनों पर दो धारी तलवार चला दी है। जहां तक अखिलेश यादव के परिवार से का सवाल है, तो क्योंकि वो तो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, तो उनके परिवार से लोकसभा के चुनाव में 5 उम्मीदवार हैं और वहीं पर जयंत चौधरी ने खुद मैदान में उतरे हैं और ना अपनी पत्नी को चुनाव में उतारा है। वह चाहते तो अपनी पत्नी चारू को विधान परिषद में भेज सकते थे, लेकिन विधान परिषद में भी उन्होंने ब्रज क्षेत्र के जाट योगेश नोहवार को भेज करके, जो नाराज थे ब्रज क्षेत्र के जाट, उनको भी मना लिया है। मित्रों, उम्मीद है मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।